हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों 20 अप्रैल का एडिटोरियल। दोस्तों एडिटोरियल मींस एक ऐसी एडिट की हुई चीज जो कि आज या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में चलती है। हम रोज कोई ना कोई कैसी ना कैसी न्यूज लेके जो कि राइटर अपनी सोच के संग लिखते हैं, उसको जो ऑथर जो होता है वो बहुत ही डीप थॉट के संग उसको लिखा करते हैं, उसी का हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। तो आज वही डिस्कशन को मैं कैरी ऑन करूंगा आपके साथ और देखते हैं कि आज 20 अप्रैल में आखिर ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा एडिटोरियल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस एडिटोरियल को डिस्कशन करने से पहले या डिस्कस करने से पहले हम दोस्तों सबसे पहले देखेंगे आज की वोकैबुलरी कि कौन सी वोकैबुलरी इसमें यूज हुई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि सम ऑफ देम यू नो वेरी वेल, बट माइट बी दैट सम ऑफ देम यू डोंट नो वेरी वेल, राइट? सो गाइस कम ऑन, वी आर स्टार्टिंग विद द वोकैबुलरी एंड लेट्स सी व्हिच वोकैबुलरीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मेरे जितने भी दोस्त न्यू हैं या जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें जितना कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज का एडिटोरियल और देखते हैं कि आज के एडिटोरियल में सबसे पहले वोकैबुलरी कौन सी मेन यूज हुई है। आइए जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां वोकैबुलरी नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस, जैसा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो बना है ज्यूरी से लेके और एक बना है प्रूडेंस से लेके। प्रूडेंस का मतलब होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, और ज्यूरी का मतलब होता है जज। तो मतलब लॉ से जो रिलेटेड बुद्धिमानी होती है वही कहलाती है ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया? द स्टडी ऑफ लॉ। जो लॉ की स्टडी होती है या जो लॉ में बुद्धिमान होता है वही कहलाता है या वही स्टडी कहलाती है ज्यूरिस्प्रूडेंस, मतलब कानून वेदता या कानून में बुद्धिमान। सेकंड है दोस्तों सेटिंग असाइड। इसका मतलब ही है सेट असाइड, किसी भी चीज को ठुकरा देना, नजरअंदाज कर देना या फिर अलग पटक देना। सेट असाइड मींस डिक्लेयर टू बी इनवैलिड, किसी भी चीज को इनवैलिड घोषित कर देना कि भाई ये तो काम की नहीं है, ये तो बेकार है, ये तो इनवैलिड है, इसका कोई औचित्य नहीं है, यही कहलाता है सेटिंग असाइड। थर्ड है दोस्तों मायोपिक। मायोपिक दोस्तों कहलाता है लुकिंग फॉर साइट और इंटेलेक्चुअल इनसाइट, मतलब किसी भी चीज को देखना, किसी भी चीज को दूरदर्शिता, जो दूरदर्शिता कहलाती है वो मायोपिक कहलाती है। मतलब आपका कोई दूर दृष्टिकोण है किसी भी चीज को लेके, वही कहलाता है मायोपिक। और इंटेलेक्चुअल इनसाइट कहते हैं ना, आपने काफी बार सुना होगा यार कि मुझे ऐसी इंट्यूशंस हो रही हैं, वो तीसरी आंख वाली बात होती है, वही कहलाती है मायोपिक, मतलब किसी भी चीज को भांप लेना पहले से ही। नंबर 4 है दोस्तों इंटिमिडेट। बहुत ही कॉमन वोकैबुलरी है, एवरीबॉडी नोज दिस वन। डराना और धमकाना कहलाता है इंटिमिडेट, मींस फ्राइटनिंग और थ्रेटनिंग। किसी को डराना, धमकाना, फ्राइट करना या थ्रेट करना कहलाता है इंटिमिडेट। नंबर 5 है दोस्तों फायर आर्म। फायर आर्म का मतलब होता है ऐसी भुजाएं, ऐसी आर्म जो फायर करती है। अब ये आर्म तो फायर करेगी नहीं, तो मतलब जो पिस्टल होती है, जो गन होती है, वही कहलाती है फायर आर्म, जिसे हम कह सकते हैं अ राइफल और अ पिस्टल। जो पिस्टल और राइफल होती हैं वो आर्म की तरह काम करती हैं और उनमें से फायर निकलती है, तो यही कहलाती है फायर आर्म, राइट? बंदूक। नंबर 6 है दोस्तों एक्विटल। एक्विटल जो वर्ड है दोस्तों ये आया है एक्विट से। आप लोगों को मालूम होगा यदि आप लोग एडिटोरियल पढ़ते हैं, एक्विट का मतलब होता है छोड़ देना, माफ कर देना, किसी को फ्री कर देना, एक्विट करना। तो वही है द डिसीजन ऑफ अ कोर्ट दैट समवन इज नॉट गिल्टी। किसी को मुक्त कर देना ये कह के कि भाई ये दोषी नहीं है, दोष मुक्त करना, यही कहलाता है एक्विटल, ACQUITTAL, राइट? एक्विट से बन गया एक्विटल। एंड नंबर 7 एंड लास्ट आज की वोकैबुलरी ये है दोस्तों इंडिक्टमेंट। जस्ट इसका अपोजिट है, मतलब किसी पे चार्ज लगाना, किसी पे दोष लगाना, किसी को ब्लेम करना कहलाता है इंडिक्टमेंट। इंडिक्ट करना मतलब किसी पे उंगली उठाना कि नहीं तुम दोषी हो, तुमने ऐसा काम किया है कि तुम्हें सजा होनी चाहिए, वही कहलाता है इंडिक्टमेंट। जैसा कि लिखा हुआ है अ फॉर्मल चार्ज और एक्यूजिशन। एक्यूज से बनता है एक्यूजिशन, दोस्तों ये ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि काफी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए नहीं होते हमारे लिए, लेकिन उनमें ION लगा के, एडवर्ब बना के, नाउन बना के, एडजेक्टिव बना के उनको हमें ऐसा लगता है कि अरे तेरी की ये तो कुछ नया सा है, लेकिन एक्चुअल में ये वर्ड हमने पहले पढ़ रखे हैं। तो एक्यूज जो है वो बहुत कॉमन वर्ड है जो हम बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं किसी को दोषी बनाने के लिए, उसी से बन गया एक्यूजेशन, मतलब नाउन बन गया, ION लग गया, TION, नाउन बन गया। तो इंडिक्टमेंट मतलब किसी को एक्यूज ठहराना, दोषी ठहराना, दोष लगाना, अपराध सिद्ध करना। तो फॉर्मल चार्ज करना किसी पे, किसी सीरियस क्राइम के लिए, वही कहलाता है इंडिक्टमेंट।
राइट। ये थी दोस्तों आज की 7 वोकैबुलरी। अब हम देखेंगे कि इनका यूज कैसे किया है हमने, मतलब राइटर ने, ऑथर ने अपने एडिटोरियल में, और समझेंगे कि आज का एडिटोरियल किस बात को लेके है और क्यों मुख्य है। आइए स्टार्ट करते हैं यहां से। विक्टिम्स से, विक्टिम्स का कोई कथन या कुछ कहना। दोस्तों विक्टिम का मतलब क्या होता है? विक्टिम मतलब एक ऐसा इंसान जो कि कुछ सह रहा है, जिसे हम कहते हैं पीड़ित। एक इंसान जो कि पीड़ित है, तो वही पीड़ित का कुछ कहना, पीड़ित ने कोई बयान दिया है, पीड़ित ने कुछ कहा, तो विक्टिम्स से। विक्टिम के बाद एपोस्ट्रोफी एस है। यदि मैं आपसे पूछूं कौन सा केस बन रहा है, तो आप कहेंगे सर ये पॉजेसिव केस है। जी हाँ, नाउन का एक केस होता है पॉजेसिव केस, जहां पे हम दो चीजों को जोड़ने के लिए एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। वैसे तो ये एपोस्ट्रोफी एस होता है दोस्तों, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस में हमने एस का यूज क्यों नहीं किया यहां पे? क्योंकि ऑलरेडी विक्टिम में एस आ रहा है। तो ऐसे नाउन जो ऑलरेडी एस पे कंप्लीट होते हैं वहां केवल एपोस्ट्रॉफ लगाते हैं, ना कि एपोस्ट्रोफी एस। तो उसने कहा विक्टिम का कथन मतलब पीड़ित का कथन, पीड़ित या पीड़िता का कोई ना कोई कहना या कथन। आगे कहा राइटर ने, ऑन एससी कैंसलिंग बेल फॉर आशीष मिश्रा। यहां पे एससी का मतलब किसी शेड्यूल कास्ट से नहीं है दोस्तों, यहां पे एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट से। जैसा कि सैने साफ साफ कह रहा है आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया बेल आशीष मिश्रा के लिए। आप लोगों ने एक कहानी जो है, ये स्टोरी जो है अभी कुछ महीने पहले बहुत ध्यान से सुनी होगी, बहुत चर्चा में रही है, राइट। तो उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी बेल, मतलब रिहा करना कैंसिल कर दिया है आशीष मिश्रा को। आगे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज डन वेल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया किया है टू असर्ट विक्टिम्स रोल, विक्टिम का रोल बताते हुए इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, क्रिमिनल प्रोसेस में अगेंस्ट ऑफेंडर्स, आरोपियों के खिलाफ। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया है और असर्ट किया है, दबाव दिया है इस बात पे कि विक्टिम का क्या रोल होना चाहिए, जो पीड़ित है उसका क्या रोल होना चाहिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, जिसके खिलाफ ये क्राइम मतलब चलाया जा रहा है, ये अभियोग जो चलाया जा रहा है, अगेंस्ट ऑफेंडर्स। अगेंस्ट मतलब भाई उनके खिलाफ जो कि अभियोग हैं, मतलब जिनके लिए ये दोष रखा गया है, राइट, जो अपराधी हैं। तो क्या रोल होना चाहिए विक्टिम का? तो भाई देखते हैं कि विक्टिम का क्या रोल होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाह रहा है इस पे। आइए यहां से स्टार्ट होता है दोस्तों पैसेज। सेनेस ने कहा इन कैंसलिंग द बेल ग्रांटेड बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट। मतलब क्या हुआ कि जो बेल है जो ग्रांट की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो बेल दे दी गई थी हाई कोर्ट आशीष मिश्रा को, सन जो है यूनियन मिनिस्टर के आशीष मिश्रा के, अजय मिश्रा के, एंड एन एक्यूज्ड, और जो दोषी हैं लखीमपुर खेरी मर्डर केस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया है। तो दोस्तों इसको करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, इन कैंसलिंग द बेल ग्रांटेड बाय द इलाहाबाद, मतलब कैंसिल करते हुए जो कि बेल ग्रांट की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा, किसके लिए? आशीष मिश्रा के लिए। जो कि आशीष मिश्रा कौन है? जो यूनियन मिनिस्टर जो हैं उनके बेटे हैं, यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा के बेटे हैं, और इन पे दोष है कि लखीमपुर खेरी में जो मर्डर केस चला था उसमें इनका नाम आया था। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे जोर दिया, रीअफर्म किया है द बेसिक प्रिंसिपल्स, कि कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन से सामान्य जो सिद्धांत होते हैं दैट गवर्न बेल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो जरूरी होते हैं किसी भी बेल को लेने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बेल खारिज कर दी, कैंसिल कर दी। क्या कहते हुए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया तुम बेसिक प्रिंसिपल्स तो जानो, बेसिक प्रिंसिपल्स का ध्यान होना चाहिए। उसने सुप्रीम कोर्ट हैज रीअफर्म्ड, उसने अफर्म किया है, उसने पुष्टि की है द बेसिक प्रिंसिपल्स की, कुछ सामान्य सिद्धांतों की, दैट गवर्न, जो अधिकार रखते हैं बेल का ज्यूरिस्प्रूडेंस, न्याय में। आगे कहा कि हाईकोर्ट के फेलियर टू हियर ऑब्जेक्शन, हाईकोर्ट जो है वो फेल रहा है ऑब्जेक्शन, मतलब विक्टिम का जो ऑब्जेक्शन है उसको सुनने में, ऑफ द लखीमपुर खेरी वायलेंस, जो लखीमपुर खेरी वायलेंस हुआ था उसमें हाईकोर्ट ने जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसका क्या नहीं सुना, उसका ऑब्जेक्शन भी नहीं सुना, मतलब वो बेचारे क्या कहना चाह रहे हैं उसको भी अच्छे से नहीं सुना। इन विच 8 पीपल, लखीमपुर खेरी जो केस है दोस्तों, वो केस क्या है? वो केस उसमें कहा कि उस केस में, इस वायलेंस में 8 लोग इंक्लूडिंग 4 फार्मर्स, 4 जो किसान हैं और 1 जर्नलिस्ट जो हैं वो मारे गए ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, जब वे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऑर्गेनाइज बाय फार्मर्स, जो फार्मर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था यूनियन मिनिस्टर के खिलाफ। इज अ की रीजन, ये एक महत्वपूर्ण क्या है? ये एक महत्वपूर्ण कारण है फॉर सेटिंग असाइड द बेल, जिस कारण से बेल जो ऑर्डर है उनको असाइड कर दिया गया, मतलब उनको रिमूव कर दिया गया, जिस कारण से उसको बेल नहीं मिली है। साफ साफ कहा है भाई,
जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेल खारिज कर दी, कैंसिल कर दी, उसमें साफ साफ कहा है कि भाई क्यों कर दी गई इनकी, आशीष मिश्रा की। भाई इसलिए कर दी गई क्योंकि आशीष मिश्रा को दोषी पाया गया है कि जिसमें ये जो 8 लोग हैं, 8 में से 204 फार्मर हैं, एक जर्नलिस्ट है, जो मारे गए हैं प्रोटेस्ट के दौरान। और ये प्रोटेस्ट जो चल रहा था वो यूनियन मिनिस्टर के खिलाफ चल रहा था, और इसीलिए चूंकि ये बहुत ही इसको संज्ञान में लिया गया है, ये बहुत ही एक मुख्य अपराध है, इसीलिए बेल जो है वो खारिज कर दी गई है। लेकिन आगे राइटर ने कहा लेकिन क्या हुआ भैया, बट इट हैज ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज। दोस्तों इट हैज ऑल्सो बीन, हैज के संग बीन आ रहा है, आप सभी जानते हैं पैसिव वॉइस है, और बीन के संग थर्ड फॉर्म लग गई वर्ब की, मतलब इट हैज ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज। यहां पे ये जो इट यूज हुआ है दोस्तों वो किसके लिए यूज हुआ है, वो यूज हुआ है हाईकोर्ट के लिए, मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए। लेकिन इट हैज ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज, लेकिन ये बात क्रिटिसाइज की गई है, बहुत बुरी तरह आलोचना की गई है, फॉर टेकिंग अ मायोपिक व्यू, के एक बहुत ही मायोपिक व्यू, मतलब एक ऐसा व्यू जो पहले से ही ले लिया जाता है या फिर नजरअंदाज करने वाला जो व्यू लिया गया है एविडेंस का, एंड गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। और ये जो केस है ये गोइंग टू द एविडेंस मतलब मेरिट्स, मतलब ये एक लाभ पहुंचाता है किसको, जिसके खिलाफ ये केस किया गया है। साफ साफ कहा उसने, फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, इट हैज ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड। ये जो केस है, ये जो हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो केस सुनाया है, इसको क्रिटिसाइज किया गया है बहुत बुरी तरह, फॉर टेकिंग अ मायोपिक व्यू। किस लिए क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि इस केस में बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया है, मायोपिक व्यू मतलब नजरअंदाज करने वाला एक ध्यान दिया गया है, ऑफ द एविडेंस, किसका, एविडेंस का, जो गवाह हैं उनको अच्छे से सुना नहीं गया, एंड गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, और इस केस में मेरिट मतलब उन लोगों को लाभ पहुंचाए जो वास्तव में इसमें दोषी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों मेरी मैं होलसोल कहूं तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज तो नहीं किया, लेकिन उसकी बेल जो है वो कैंसिल कर दी है और इस पे आगे सुनवाई की बात करी है। तो आगे देखते हैं कि राइटर ने क्या कहना चाहा है इसमें। आगे कहा है इट इज सेटल्ड लॉ, ये लॉ में निहित है, ये चीज तो लॉ में है ऑलरेडी, दैट व्हाइल ग्रांटिंग बेल, की बेल देते समय कोर्ट्स ओनली ऑट टू टेक अ प्रिलिमिनरी व्यू, कि कोर्ट को लेने चाहिए, ऑट टू का मतलब होता है दोस्तों चाहिए, टेक मतलब लेना, ऑट टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कोर्ट को लेने चाहिए बहुत ही मतलब सिंपल व्यूज, कोर्ट को समझना चाहिए, कोर्ट को जो प्राथमिक व्यूज हैं उनको देखना चाहिए, एज टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्यूज, जैसा कि एक्यूज जो अपराधी है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है इन द ऑफेंस, अपराध में, इट्स नेचर एंड ग्रेविटी, उसका जो नेचर है और जो ग्रेविटी है, एंड द सेवेरिटी ऑफ द पनिशमेंट, और जो पनिशमेंट किस तरह का मिला है, मतलब पनिशमेंट मतलब किस तरह का, मतलब बहुत कड़ा पनिशमेंट दिया गया है क्या, इफ देयर इज अ कन्विक्शन, यदि कोई अपराध है। तो भाई क्या कहना चाह रहा है इसमें, साफ साफ कहा है कि ये चीज लॉ में निहित है कि कोई भी बेल देते समय किसी भी कोर्ट को ये देखना चाहिए कि नंबर 1 कि एक्यूज जो इन्वॉल्व है वो कौन है, ऑफेंस में, अपराध में, इट्स नेचर, जो अपराध है वो क्या है, मतलब अपराध किस कैटेगरी का है, उसकी ग्रेविटी क्या है, उसकी सीरियसनेस क्या है, और सेवरिटी ऑफ पनिशमेंट, और जो कोर्ट ने पनिशमेंट सुनाया है वो किस तरह का पनिशमेंट सुनाया है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन सब चीजों को देखते हुए किसी को बेल दी जानी चाहिए। यदि बहुत ही कड़ा जुर्म है, बहुत ही सेवरिटी वाला किसी ने अपराध किया है, तो भाई बेल को रोक देना चाहिए, ऐसा इधर तक कहा। फिर उसने कहा बिसाइड्स द पॉसिबल इफेक्ट, मतलब बिसाइड्स मतलब के अलावा, द पॉसिबल इफेक्ट, जो पॉसिबल प्रभाव है ऑफ गिविंग बेल, बेल को देने के लिए, टू द एक्यूज, अपराधी को, सच एज द स्कोप फॉर टैंपरिंग विद एविडेंस, मतलब क्या कहा उसने, मतलब इन सब चीजों के अलावा बिसाइड्स, ये चीज और नजरअंदाज नहीं की जानी चाहिए, ये देखनी चाहिए इसके साथ साथ कि भैया इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे प्रभाव ये पड़ेगा सच एज द स्कोप फॉर टैंपरिंग विद एविडेंस, जो एविडेंस है उनके संग छेड़खानी हो सकती है। यदि आपने ऐसा कुछ किया तो भाई क्या होगा, जो एविडेंस हैं, जो गवाह हैं, उनके संग टैंपरिंग का मतलब मोलेस्ट हो सकता है, छेड़खानी हो सकती है। इंटिमिडेटिंग विटनेस, जो गवाह होंगे, जो विटनेस होंगे, उनको डराया धमकाया जा सकता है। इन्फ्लुएंसिंग द आउटकम ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्यूज्ड फ्लीइंग जस्टिस, और प्रभावित किया जा सकता है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है आउटकम को, परिणाम को, या फिर पॉसिबिलिटी है कि जो एक्यूज्ड है वो बेचारा न्याय लेने से ही भाग जाए, मतलब वो पॉसिबिलिटी है कि जो अपराधी है वो न्याय से ही भाग जाए, उसको न्याय मतलब ना तो दिलवाना है और ना लेना है, वो पहले ही घबरा के बेचारा वहां से फरार हो जाए। तो बेल देने से पहले इन सब चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि दोस्तों कोई भी ज्यूरिसडिक्शन में जब कोई भी जस्टिस बेल देता है तो उनको इन सब चीजों का बहुत अच्छे से मंथन कर लेना चाहिए कि किस ग्रेविटी का वो जुर्म है, किस बात पे बेल दी जा रही है, और उसको देने के बाद क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो यही इसमें दिखाया गया है राइटर के द्वारा, ऑथर के द्वारा, कि बेल देना आसान नहीं होता। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
आगे कहा द सुप्रीम कोर्ट हैज राइटली पॉइंटेड आउट, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सच्चाई से पॉइंट आउट किया, बहुत ही सीधी तरीके से, कि हाई कोर्ट जो है हैड नीडलेसली गॉन, हाई कोर्ट जो है मतलब बिना आवश्यकता के चला गया है इनटू द नेचर ऑफ द एविडेंस, किसमें, एविडेंस में, मतलब जो गवाह हैं उनके नेचर में, रिलेटिंग टू द इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट जिससे रिलेटेड करता है उसमें, इन विच अ व्हीकल वाज ड्राइवन इनटू द क्राउड, जिसमें क्या हुआ था, एक जो व्हीकल था वो चढ़ा दिया गया था क्राउड पर, एंड स्ट्रेस द एब्सेंस ऑफ फायर आर्म, और स्ट्रेस द एब्सेंस ऑफ एनी फायर आर्म। हाँ, ये बात एक अलग है कि भैया जो एब्सेंस थी किसी भी पिस्टल की या किसी भी जो गन होती है उसकी एब्सेंस थी, इंजरी अमंग द विक्टिम्स, ऐसी कोई इंजरी विक्टिम्स में नहीं हुई थी। क्या कहना चाहा उसने, उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही राइटली, बहुत ही सच्चाई से इस चीज को पॉइंट आउट किया कि हाई कोर्ट जो है हैड नीडलेसली गॉन इनटू द नेचर, उसने बिना आवश्यकता के क्या किया है, नीडलेसली गॉन इनटू द नेचर, वो इसके नेचर में गया, ऑफ द एविडेंस, मतलब जो गवाह हैं, जो प्रभाव पड़ा है उसको देखा उसने, रिलेटिंग टू द इंसिडेंट, इंसिडेंट को रिलेट करते हुए, जिसमें क्या हुआ था इंसिडेंट में एक व्हीकल जो था वो चढ़ाया गया था क्राउड पर, एंड स्ट्रेस द एब्सेंस, और स्ट्रेस दिया गया था कि फायर आर्म जो है, जो पिस्टल है उसकी एब्सेंस थी, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब हाईकोर्ट पे ये बात सबूत डाले गए थे कि क्राउड पे एक गाड़ी चढ़ा दी गई थी, लेकिन हाँ ये बात भी सही है कि कोई भी फायर आर्म का यूज नहीं किया गया था जिससे कोई विक्टिम को इंजरी हो, विक्टिम को जो इंजरी हुई है वो गाड़ी से हुई है, ना कि किसी फायर आर्म से हुई है। आगे क्या कहा गया दोस्तों, आगे कहा गया द एपेक्स कोर्ट, यहाँ पे एपेक्स कोर्ट का मतलब क्या है दोस्तों, एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं एपेक्स कोर्ट। तो यहाँ पे आप चाहे सुप्रीम की बात करिए चाहे एपेक्स की बात करिए, द एपेक्स कोर्ट्स कंक्लूजन दैट इररिलेवेंट मटेरियल वाज कंसीडर्ड फॉर ग्रांट ऑफ बेल। तो भैया एपेक्स कोर्ट ने बहुत ही फजीदी करते हुए कहा, मतलब बहुत ही सीधी बात कहते हुए कहा कि जो इररिलेवेंट मटेरियल है, मतलब ऐसा मटेरियल जो कि नहीं चल सकता, उसे बेल के लिए यूज किया गया है, मतलब ये चीजें बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। एपेक्स कोर्ट ने कंक्लूजन में कहा कि इररिलेवेंट मटेरियल, एक तर्क संगतहीन, जो तर्कहीन बातें हैं उनको सोचा गया है बेल देने के लिए, वाइल इग्नोरिंग एस्टेब्लिश्ड पैरामीटर्स इज अनएक्सेप्शनेबल। जबकि क्या हुआ, जो एस्टेब्लिश्ड पैरामीटर्स हैं कि बेल देने के लिए इन चीजों की जरूरत है, उस चीज को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया है, मतलब इज अनएक्सेप्शनेबल, उन चीजों को तो एक्सेप्शन के तौर पे रखा ही नहीं गया। बेल देने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है कोर्ट ने उसको नहीं देखा। तो भाई इस पैसेज को पढ़ने में तो दोस्तों अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पे बहुत सारी चीजों को क्रिटिसाइज किया है कि भाई हाई कोर्ट तुम कर क्या रहे हो यार, तुम किसी व्यक्ति को इस बात पे बेल कैसे दे सकते हो, आखिर हो कौन तुम ऐसे। तो सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज कर रहा है हाई कोर्ट को। दिस इज व्हाट एक्चुअली राइटर और ऑथर हैज रिटन ओवर हियर। दोस्तों आगे लिखा द मोर सिग्निफिकेंट, एक जो बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है वो क्या है ऑर्डर का, इज द एम्फेसिस इट प्लेसेस ऑन द राइट ऑफ द विक्टिम्स टू बी हर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। वो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों यहां मेन बात कर दी, यहां उसने कहा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस ऑर्डर का, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया वो ये है कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसकी बात को पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की स्टेज तक सुना जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि भैया बेल से पहले तक सुना गया उसके बाद छोड़ दिया गया कि नहीं अब तो तुम जाओ, ना ना ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिए हैं कि जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उसकी बात को एट एवरी स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो रही है, जो प्रोसेस चल रहा है क्राइम प्रूफ करने का, उसको हर एक पॉइंट पे सुना जाना चाहिए विक्टिम को। द कोर्ट हैज रिकॉर्डेड इट्स डिसअपॉइंटमेंट, कोर्ट ने डिसअपॉइंटमेंट, निराशा जताते हुए कहा हाईकोर्ट के साथ, मतलब हाईकोर्ट पर उसने निराशा जताई और कहा फॉर एक्नॉलेजिंग दिस राइट, मतलब इस चीज को स्वीकार करते हुए कि इस चीज ने अच्छा नहीं किया है, हाईकोर्ट ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। द विक्टिम्स राइट इज नॉट लिमिटेड टू फाइलिंग एन अपील, मतलब क्या हुआ, विक्टिम का जो राइट है, जो पीड़ित है, उसका राइट केवल इतना ही लिमिटेड नहीं है, केवल इतना ही नहीं है कि वो केवल अपनी अपील फाइल कर दे इन द इवेंट ऑफ द एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड, मतलब केवल दोषी को दोष लगाने के लिए केवल क्या कर दे, वो केवल अपना अपील को फाइल कर दे, इतना ही नहीं है, परंतु बट एक्सटेंड्स, लेकिन ये चीज बढ़ाती है टू बीइंग हर्ड इवन इन द बेल स्टेज, जब तक उसको पीड़ित जो विक्टिम है, विक्टिम नहीं, जो एक्यूज्ड है, उसको जब तक बेल नहीं मिल जाती, उस बेल समय तक आप किसको सुनेंगे, आप विक्टिम को सुनेंगे। विक्टिम को पूरा पूरा अधिकार है कि उसको लास्ट समय तक सुना जाए, चाहे आप उसको बेल ही क्यों ना दे रहे हो कन्विक्ट को, लेकिन विक्टिम को सुना जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ऑर्डर दिए हैं दोस्तों। मतलब इसका ये हो गया कि अक्सर क्या होता है कि जब किसी को बेल मिलती है तो वहां पे विक्टिम बेचारे गायब रहते हैं, मतलब जो पीड़ित है वो गायब हैं और जो
कन्विक्ट है, जो अपराधी है, उसको बेल मिल गई। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पे अपराध किया गया है, जो बच्चा या फिर जो इंसान पीड़ित है, उसको तो सुनिए। आखिर आप बिना उसके कैसे किसी को बेल दे सकते हैं? कितना जो जुर्म है वो संगीन जुर्म है, आपको देखना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर दिए हैं कि विक्टिम का होना बहुत जरूरी है और विक्टिम को लास्ट तक सुना जाना चाहिए और विक्टिम को चाहिए कि ये बात उसे पता हो कि उसका अधिकार है। आगे कहा गया बाय डिस्क्राइबिंग द राइट्स, इन जो राइट्स हैं, ये जो अधिकार है, इनको डिस्क्राइब करते हुए विक्टिम के ऑफ अ क्राइम, जो क्राइम है उसको बताते हुए एज सब्सटेंटिव, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, एनफोर्सिएबल एंड अनदर फेसेट ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ये ह्यूमन राइट का एक दूसरा फेस भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विक्टिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यदि हम ह्यूमन राइट की तरफ से देखें, मानवीय अधिकारों की तरफ से देखें, तो मानवीय अधिकारों का एक दूसरा चेहरा है कि जो विक्टिम को दिया जाना चाहिए। द कोर्ट हैज एडवांस्ड द कॉज ऑफ विक्टिमोलॉजी एज अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। कोर्ट ने इस चीज को एडवांस किया, इस चीज को आगे रखा कि ये जो विक्टिमोलॉजी है, मतलब विक्टिम की जो स्टडी कहलाती है, जो एक इंसान है जिस पे दोष लगाया, विक्टिम्स दोस्तों मतलब जो सह रहा है, जो पीड़ित है, एज अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ, मतलब उसको बताया है कि ये जो चीजें हैं ये क्रिमिनल लॉ का एक पार्ट है। विक्टिमोलॉजी जो है एडवांस रूप में ये क्रिमिनल लॉ का पार्ट बताया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। द कोर्ट हैज एडवांस द कॉज ऑफ विक्टिमोलॉजी, कोर्ट ने ये चीज हैज एडवांस, ये चीज आगे रखी, ये चीज आगे एडवांस कर दी है कि भैया द कॉज ऑफ विक्टिमोलॉजी, जो कॉज है विक्टिमोलॉजी का, वो पार्ट है क्रिमिनल लॉ का। तो क्रिमिनल लॉ में इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सिंपल है। आगे एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ चेंजेस इन द लॉ, एक रिजल्ट के तौर पर दोनों में जो कि चेंजेस इन द लॉ, जो कि लॉ में कुछ चेंजेस हैं, एंड इमर्जिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस, और जो इमर्ज करते हैं, जो बनते हैं न्याय के लिए, विक्टिम्स आर नाउ इन अ पोजीशन टू गेट कंपेंसेशन। अब विक्टिम को क्या जरूरत है? अब मतलब विक्टिम आर नाउ, विक्टिम को एक पोजीशन दे दी गई है कि उसको कंपेंसेशन दिया जाएगा, मतलब उसको भत्ता दिया जाएगा, साथ ही साथ उसे एक स्टेटस दिया जाएगा, किस चीज का? ऑफ अ पार्टिसिपेंट, कि वो पार्टिसिपेट कर सके, पार्टिसिपेंट का इन द प्रोसिक्यूशन, उस प्रोसेस में, ऑफ ऑफेंडर्स, जो किनके ऊपर चलाया जा रहा है, जो अपराधियों के ऊपर चलाया जा रहा है। तो विक्टिम को पूर्ण अधिकार है दोस्तों, मतलब बार बार वही एक ही बात कही जा रही है कि विक्टिम को अधिकार है कि वो पार्टिसिपेट कर सके उसमें, लेकिन एक चीज और बढ़ा दी गई कि अब विक्टिम को कंपेंसेशन भी दिया जाएगा इस चीज के लिए। कंपेंसेशन कैसा? ये तो दोस्तों हमें लॉ में ही मालूम पड़ेगा कि कंपेंसेशन का मीन्स यहाँ पे किस अधिकार पे दिया गया, कैसा कंपेंसेशन दिया जाएगा। आगे कहा द वर्डिक्ट शुड लीड टू ग्रेटर पार्टिसिपेशन। जो वर्डिक्ट है दोस्तों, वर्डिक्ट का मतलब होता है, यहाँ पे मैं बात करूं तो डिसीजन। वैसे वर्डिक्ट जो हम कहते हैं कि मैंने आपसे कहा कि भाई व्हाट इज द वर्डिक्ट, मतलब इस चीज का सबूत क्या है, तो यहाँ पे डिसीजन से ले सकते हैं। जो डिसीजन है शुड लीड टू ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय विक्टिम्स, विक्टिम्स के द्वारा ये जो डिसीजन है शुड लीड टू ग्रेटर पार्टिसिपेशन, ये लीड करेगा या ये इसको लीड करना चाहिए एक बहुत बड़े पार्टिसिपेशन के तौर पे विक्टिम्स के द्वारा इन द क्रिमिनल प्रोसेस में, एंड दस, और इस तरह हेल्प द कॉज ऑफ जस्टिस, न्याय में इस चीज में हेल्प मिल सकेगी। मतलब ये जो वर्डिक्ट है, ये जो डिसीजन है, ये विक्टिम की बहुत बड़ी हेल्प करेगा और इस प्रकार न्याय में बहुत बड़ी हेल्प मिल सकेगी यदि विक्टिम इस बात को समझे तो। द कैंसिलेशन ऑफ मिस्टर मिश्राज बेल इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट इंडिक्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ये लीजिए, ये एक नई बात और आ गई। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पे भी एक चार्ज लगाए, एक ब्लेम लगाए कि ये जो उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसने ये जो बेल दी है मिश्रा को, तो इस बात के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी इंडिक्टमेंट माना गया है। क्या माना गया? दोषी माना गया है। विच डिड नॉट फाइल अपील। क्यों माना गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई फाइल अपील नहीं करी है, मतलब कोई भी फाइल इसके खिलाफ नहीं रखी अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ बेल, की ये जो बेल है ये क्यों दी जा रही है, जबकि इस पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेल क्यों दी जा रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी इस बात का दोषी माना है। डेस्पाइट मतलब बावजूद, हम सभी जानते हैं दोस्तों कि डेस्पाइट जो होता है वो इंस्पाइट ऑफ का भाई होता है। इंस्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद, लेकिन डेस्पाइट जो है वो अकेला आता है। तो डेस्पाइट के संग यदि आपको ग्रामर में कभी भी ऑफ मिले तो वो साफ साफ एरर है। इंस्पाइट ऑफ लेता है लेकिन डेस्पाइट अकेला। तो उसने कहा बावजूद आ रिकमेंडेशन ऑफ दैट इफेक्ट बाय अ जज मॉनिटरिंग द प्रूफ, मतलब बावजूद इसके जो रिकमेंडेशन है टू दैट इफेक्ट बाय अ जज मॉनिटरिंग द प्रूफ। भैया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को दोषी माना गया है और उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बेल के लिए कोई भी अपील नहीं करी। किसके बावजूद इसके कि रिकमेंड किया गया था जज के द्वारा, मतलब जज ने साफ साफ कहा था कि भैया इस केस में जांच होनी चाहिए। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कोई भी अपील नहीं की। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने किसको दोषी माना है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी बहुत दोषी माना है इस चीज का।
सिंपल। प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, आप सभी ध्यान रखेंगे। प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेशन। मॉनिटरिंग का मतलब होता है दोस्तों देखरेख, मतलब इसकी जांच की देखरेख नहीं की गई, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ये किसने कहा? बाय अ जज। ये जो जज के द्वारा एक डिसीजन आया था कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को देखना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये बात नहीं सुनी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है। आगे कहा द सुप्रीम कोर्ट हैड डिक्लाइन टू हैंड ओवर द केस टू द सीबीआई। ये लीजिए दोस्तों, अब एक नई बात आ गई कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिक्लाइन कर दिया ये केस देने के लिए सीबीआई को, रिपोजिंग इट्स ट्रस्ट, अपने ट्रस्ट को, अपने विश्वास को दोबारा बनाते हुए इन अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, मतलब जो उत्तर प्रदेश में गठन किया गया है एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, उस पर ट्रस्ट करते हुए ऑफ द स्टेट पुलिस की उसको ये केस दिया गया है, ना कि सीबीआई को ये केस दिया गया है। While the accused will get another chance, जबकि जो accused है, जो दोषी हैं, उनको दोबारा चांस दिया जाएगा, उनके पास दोबारा चांस है to apply for bail, कि वो दोबारा बेल के लिए अप्लाई करें। As the matter has been remanded to the high court, जैसा कि मैटर जो है वो रिमांडेड, मतलब वो दोबारा दे दिया गया है किसको? हाई कोर्ट को। द SIT मस्ट डू, अब यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है कि SIT, दोस्तों SIT जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की शॉर्ट फॉर्म ही है। SIT का जो गठन किया गया है, मस्ट डू नथिंग टू अंडरमाइन द कोर्ट्स फेथ, मतलब SIT को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे कि जो कोर्ट का फेथ है, जो लोगों का फेथ है, विश्वास है कोर्ट पर, या जो कोर्ट का जो फेथ है SIT पर, वो अंडरमाइन हो जाए, वो ढह जाए, वो रुक जाए, वो नष्ट हो जाए। SIT को पूरी ईमानदारी और पूरी सच्चाई से इस केस की छानबीन करनी चाहिए और दोषियों को सजा दिलवा लेनी चाहिए, राइट। तो ये था दोस्तों आज का पैसेज जो साफ साफ राइटर या ऑथर की सोच को बताता है कि भाई लखीमपुर खेरी में जो केस हुआ, उस केस को दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दिखाई है दो चीजों पर। नंबर 1, इलाहाबाद हाईकोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश का न्यायालय है सर्वोच्च। नंबर 2, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पर जिसने इस चीज के लिए पहल नहीं की। क्या कारण रहे ये तो यही लोग जाने, लेकिन हाँ मुझे आशा है कि आपको हर एक चीज क्लियर हुई होगी दोस्तों। ये बात थी आज के एडिटोरियल की। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी यदि कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझसे जरूर पूछिएगा। और यदि कोई वर्ड ऐसा होता है दोस्तों जो आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज आप नोट डाउन करें और आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं साथ ही साथ एक आशा और करूंगा आपसे कि जितनी भी वोकैबुलरी आपसे पूछी गई है, try to give the answer of those kind of vocabulary. It's not important, it's not compulsory that you should mention your all the things on my comment box, but again you can put down in your notebook as well, right? So that's it दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।